असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए रिटर्न फाइलिंग का समय तो शुरू हो चुका है, लेकिन आमतौर पे आईटीआर फाइलिंग में क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आपको गाइड करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो जाने माने टैक्स एक्सपर्ट है सुनील गर्ग साहब। ये सुनील गर्ग, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, इसके लिए धन्यवाद सर। जो आमतौर पे जो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं, लोग खुद से जब टैक्स फाइलिंग करते हैं उसमें एक तो 26A फॉर्म से अपने पूरे स्टेटमेंट्स को मैच नहीं करते, दूसरे बहुत सारे ऐसे इनकम होते हैं जिसको वो दिखाते नहीं जानबूझ के, कई बार लापरवाही से भी नहीं दिखाते, कई बार आईटीआर फॉर्म का भी जो चुनाव होता है वो भी गलत करते हैं। छोटे मोटे इनकम, डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन, ये कुछ भी रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। ये सारे मिस्टेक्स कितना भारी पड़ सकता है, तमाम एक एक करके इन पर हम जवाब लेंगे। सबसे पहला सवाल मैं आपको 26AS फॉर्म से जुड़ा हुआ ही पूछना चाहूंगा सर, ये कितना अहम है और इसको पूरी बारीकियों से देखना और अपने इनकम के हिसाब से उसे जांचना कितना जरूरी है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो टॉपिक उठाया है वो बड़ा रेलिवेंट टॉपिक है, और इसलिए मैं इसको रेलिवेंट कहता हूँ, विशेषकर जो हमारे सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, जो वेतन भोगी कर्मचारी है। आपको पता होगा कि भारत के टैक्स कलेक्शन में पिछले साल एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, जहां पे इंडिविजुअल टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स से भी ज्यादा आ गया। यानी हमारे जो पर्सनल टैक्सेशन जो भरते हैं लोग, उनकी टैक्स की कलेक्शन कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब है कि लोगों की आम इनकम बढ़ रही है, वेल्थ बढ़ रही है, और विशेषकर जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं उनके पास में इसका मतलब वो टैक्स पे कर रहे हैं। एक बात तो ये, परंतु इसका जो दूसरा पक्ष है, जो भी आपने बताया कि लोग जो रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, और चूंकि सॉफ्टवेयर बड़ा आसान है आजकल, यूजर फ्रेंडली है, तो बहुत सारे लोग अपने आप भी रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां नहीं करते, गलतियां ही गलतियां करते हैं, गलतियां ही गलतियां मिलती है, और बाद में डिफेक्टिव होती है रिटर्न्स, उनके रिफंड्स रुक जाते हैं, उनको पेनल्टी भी देनी पड़ती है। लोगों को पता ही नहीं चलता है कि मेरी डिफेक्टिव हो गई है और मेरे पर डिमांड भी खड़ी हुई है। हम एक एक करके सब समस्याओं को समझने की और उनके समाधान की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो आपने मेरे से पूछा कि 26AS क्या है। अभी 26AS जो था आपकी TDS और टैक्स की जो कलेक्शन था, जो आप टैक्स जमा करवाते थे, उसका जो स्टेटमेंट था उसको 26AS कहते हैं। लेकिन सरकार ने एक काम और किया, आपको ध्यान होगा, माननीय वित्त मंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि हम प्री फिल्ड रिटर्न की तरफ जा रहे हैं। यानी हम आपकी जो डाटा है इनकम का, वो आपकी रिटर्न में भर के आएगा, और आपने खाली ये बताना है कि यस नो करना है, या कोई अमेंडमेंट तो आप वो कर दो। तो सरकार ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया उसको कहते हैं AIS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। अब जो AIS है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, उसमें आपकी पूरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आती है कि आपकी क्या क्या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है, आपकी इनकम। क्योंकि आपको एक बात पता होगा कि आज जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, चाहे आपकी इनकम सैलरी की इनकम है, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, आपने कोई फॉरेन में रेमिटेंस किया है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड में, वो सब आपके पैन से लिंक्ड है। तो जैसे आपके पैन से लिंक्ड होती है, आपकी AIS में इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है। तो AIS है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, और 26AS है जो आपकी टैक्स की डिडक्शन हुई है, या टैक्स की कलेक्शन हुई है, या कोई आपने एडवांस टैक्स जमा करवाया है, वो सारा उसमें आता है लेखा जोखा। तो हर टैक्स पेयर को, चाहे वो सैलरीड एम्प्लॉई है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे उसकी पेंशन से इनकम आ रही है, चाहे कोई और इनकम का सोर्स है, कैपिटल गेन से इनकम है, उन्हें अपना 26AS और AIS को कंप्लीट देखना चाहिए। और फिर ये देखना चाहिए कि मैंने जो अपनी इनकम दिखाई है और जो इनकम यहाँ पे मेंशन हो रही है वो मैच करती है कि नहीं करती। ऐसा ना हो कि आपसे कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कोई आपसे इनकम रह जाए। और जनरली मैंने देखा है, और विशेषकर जो सैलरीड एम्प्लॉइयों के केस में देखा है, कि वो जो फॉर्म 16 की इनकम आती है, जो उसका एम्प्लॉयर दिखाता है उसको सैलरी इनकम, उसको तो डिस्क्लोज कर देते हैं। उसके अलावा कोई ब्याज की इनकम है, FDR पे ब्याज आ गया, कोई बॉन्ड्स पे ब्याज आ गया, और कोई आपने कैपिटल गेन को सेल परचेज कर दिया म्यूचुअल फंड का, उसको दिखाना भूल जाते हैं, पैसिव इनकम को नहीं दिखाते हैं, वो आपको दिखाना जरूरी है। तो 26AS और AIS दोनों को आपको मैच करना है अपनी इनकम के साथ में।
ओके, ये बहुत ही जरूरी है कि 26 एएस और 26 एआईएस एनुअल इनकम स्टेटमेंट को जरूर मैच करे अपनी इनकम के साथ, फिर आगे बढ़े, ताकि आपको कोई यहाँ पर परेशानी न हो, कोई सरकारी विभाग की तरफ से, इनकम टैक्स की तरफ से किसी भी तरह के इंटीमेशन आपको ना आए और फिर लीगल झमेले में आप ना फंसे। इसके लिए बहुत जरूरी है। सर, अब अगला सवाल है कि लोग जो आईटीआर फॉर्म चुनते हैं वो बहुत बार गलत चुन देते हैं। आमतौर पे बहुत सारे लोग हैं जो ऑप्शंस ट्रेडिंग भी कर लेते हैं, और ये ऐसे में उन लोगों के लिए जो इस तरह के कैपिटल गेन जिनके हो रहे हैं या कैपिटल लॉस भी हो रहा है, उनके लिए क्या सलाह है? उनको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, आईटीआर 1, 2, 3 या 4? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो कि 50% लोग गलती करते हैं। सरकार ने एक बार कहा था कि हम एक कंबाइंड फॉर्म लेके आएंगे, वो पायलट प्रोजेक्ट में ही है अभी, मतलब उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं सरकार। और आपको पता होगा हमारे यहाँ 7 तरह के रिटर्न्स होते हैं, 1 to 7, आईटीआर 1 to 7। लेकिन जो काम की बात है वो आईटीआर 1 to 4 है, 1, 2, 3, 4। इसमें भी क्या है कि अच्छा, इसका पर्पज क्या था, मतलब इतने सारे फॉर्म का पर्पज क्या था? उसका पर्पज था कि अगर आपके पास में सिंपल रिटर्न है, सिंपल इनकम है, तो आपसे कम इंफॉर्मेशन मांगेंगे। आपकी बिजनेस की इनकम है, कुछ और ज्यादा इंफॉर्मेशन है, कैपिटल गेन भी है, तो आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मांगेंगे। तो आईटीआर 1 जो फॉर्म होता है, जिसको हम सहज नाम से कहते हैं, सहज, सिंपल कहते हैं उसको, वो बेसिक फॉर्म है। लेकिन वो केवल सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए है। सैलरी से अगर आपकी इनकम है तो फिर आप उसको भर सकते हैं। सरकार ने साथ में आपको दो सहूलियत और दी थी। नंबर 1 कि आपकी सैलरी की इनकम 50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। नंबर 2, आपके पास में अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम अलाउ थी। लेकिन आपको पता होगा बाद में सरकार ने 2 प्रॉपर्टी अलाउ कर दी थी। तो 2 इनकम अगर हाउस प्रॉपर्टी से है तो फिर आपको आईटीआर 1 में आपकी रिटर्न चली जाएगी। पहले कैपिटल गेन से अगर आपकी इनकम हुआ करती थी तो कैपिटल गेन से इनकम आईटीआर 2 में ही जाया करती थी। लेकिन सरकार ने कहा कि 1,25,000 रुपए तक की अगर आपकी इनकम है, किससे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, लिस्टेड इक्विटी या म्यूचुअल फंड, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट होता है, इसलिए आईटीआर 1 है। और मैंने देखा कि 90% लोग इस फॉर्म को भरने में गलती करते हैं। अब आपकी अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर है 1.25 लाख तक की, तभी आप आईटीआर 1 भरेंगे, वरना आपको आईटीआर 2 में जाना है। यानी आपको कैपिटल गेन से कोई भी इनकम है तो आपको आईटीआर 2 में जाना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास कोई फॉरेन एसेट है, आजकल मैंने देखा है कि सैलरीड एम्प्लॉइज के पास में ईसोप होते हैं, या कभी आप बाहर गए, आपने कोई वहां पे अकाउंट खोल लिया, या किसी फॉरेन कंपनी में आपने होल्डिंग ले ली, आपने कोई शेयर मार्केट में परचेज कर लिया, तो फिर आपको आईटीआर 2 ही भरना पड़ेगा। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आईटीआर 2, यानी 2 जो फॉर्म है, आईटीआर 1 और आईटीआर 2, ये सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए हैं, ये बिजनेस इनकम के लिए नहीं है। पहली बात तो आप ये मान लीजिए, द आईटीआर 1 और 2 सैलरीड एम्प्लॉय हैं, तो आपको इन दोनों में चुनना पड़ेगा। तो आईटीआर 1 हमने बता दिया। बाकी सैलरीड एम्प्लॉइज को, यानी 50 लाख ज्यादा इनकम है, आपको कैपिटल गेन से इनकम है, आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, आपकी कोई फॉरेन होल्डिंग है, आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है, तो फिर आपको आईटीआर 2 में जाना पड़ेगा। आपने एक और सवाल पूछा था बड़ा अच्छा, अगर मान लीजिए आपने फ्यूचर ऑप्शन में काम कर लिया तो क्या होगा? तो फ्यूचर ऑप्शन से जो इनकम होती है सर, उसको हमेशा बिजनेस इनकम माना जाता है, पीजीबीपी से इनकम माना जाता है। अगर आपने 100 रुपए का काम भी फ्यूचर ऑप्शन में कर लिया तो आईटीआर 1 और आईटीआर 2 आपके लिए नहीं है अब, क्योंकि आपकी बिजनेस इनकम का एलिमेंट आ गया, तो आपको सीधा आईटीआर 3 फॉर्म में जाना पड़ेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यानी अगर आपकी बिजनेस इनकम का कोई भी है, 100 रुपए की बिजनेस इनकम भी है, तो फिर आपको आईटीआर 3 में जाना पड़ेगा। एक बात और याद रखनी है, और विशेषकर मैं हमेशा कहता हूं जो टैक्स प्लानिंग की टिप्स होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ा चंक यंग प्रोफेशनल, यंग सैलरीड एम्प्लॉइज का है जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हैं। आपको एक बात और याद रखनी है, अगर फ्यूचर ऑप्शन में आपकी ट्रेडिंग 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, मोर देन 10 करोड़, तो आपको टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। लोग ये भी गलती करते हैं और बाद में पेनल्टी उनके पास में आती है। और अब तो सरकार ने पेनल्टी को फी में कन्वर्ट कर दिया है, ऑडिट नहीं करवाएंगे तो आपको इतनी फीस देनी ही पड़ेगी। तो इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। ओके, बिल्कुल सही बात है। और उसके टर्नओवर इतने ज्यादा हो जाते हैं, पता भी नहीं चलेगा कि 10 करोड़ आप बहुत ज्यादा खरीद बिक्री, बहुत ज्यादा उछल कूद अगर बाजार में मचा रहे हैं
तो अब कब वो आप ऑडिट वाले कैटेगरी में आ जाएंगे पता भी नहीं लगेगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। आजकल बहुत ज्यादा सिस्टम काफी एडवांस हो चुके हैं, एआई की मदद से सब कुछ पता लग रहा है, एक एक चीजों की रिपोर्टिंग हो रही है, तो आप उससे बच नहीं सकते। लेकिन दो चीजें आपने साफ कर दी कि आईटीआर 1 किसे भरना है, जो अंडर 50 लाख इनकम है, सैलरीड क्लास है, और आईटीआर 2 किनको भरना है वो भी आपने यहाँ पर साफ साफ बता दिया। और साथ साथ जो अगर बिजनेस इनकम है, अगर फ्यूचर ऑप्शंस में करते हैं, फिर कौन से आईटीआर आपका चुनाव करना होगा। सर एक चीज, बहुत सारे लोग जो मिस रिपोर्टिंग करते हैं या नहीं करते हैं, उनके पास कितने चांसेस होते हैं कि अगर इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं कर रहे तो उनके पास वो कोई इंटीमेशन आ जाए, कोई लीगल ये मुद्दा उठ के आ जाए, इस पर कुछ उनको गाइड कीजिए। देखिए सर, आपको एक बात बताता हूं कि अब 100% चांस है कि अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कारण यह है कि सरकार के पास में हर पैन नंबर का 360 डिग्री प्रोफाइल उनके पास में है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था, देखिए आप मानिए कि आपका पैन आधार से लिंक है, आधार मोबाइल से लिंक्ड है, सारे बैंक अकाउंट आपके पैन या आधार या मोबाइल से लिंक्ड है, आप फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हैं वो भी आपके लिंक्ड है, आप वीजा लगवाते हैं वो भी आपका लिंक्ड है, आप विदेश यात्रा करते हैं वो भी आपका लिंक्ड है, आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं वो भी आपका लिंक्ड है। तो इसका मतलब है जहां जहां पैन कोड कर रहे हैं वो ट्रांजेक्शन आपकी बाई डिफॉल्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पे जा रही है। एक बात और मैं आपको बताता हूं, आप तो कह रहे हो कि आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी, एक और गलती करते हैं लोग। जैसे हम एआईएस की बात कर रहे थे, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, उसमें इनकम की स्टेटमेंट होती है, एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट नहीं होती है। अब अगर आपने साल में 4 बार विदेश यात्रा की है और आप फेसबुक पे फोटो डाल रहे हैं सी बीचेस की और 5 स्टार होटल्स की, तो सरकार आपसे तो पूछ सकती है ना जी, आखिर इतना पैसा आपने खर्चा किया था तो आपकी इनकम कितनी है तो बता दीजिए। तो इसका मतलब है कि आपको अपने एक्सपेंडिचर इनकम का भी ध्यान रखना है कि जितनी कहते हैं ना, तेते पाव पसारिए जितनी लंबी सोर, तो जितनी आपकी इनकम है उतनी आपको खर्चे हैं। अगर खर्चे ज्यादा है तो इसका मतलब आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम जो आप नहीं बता रहे हैं। तो एक तो वो तरह की इनकम है जो आप जानबूझ के छुपा रहे हैं, एक वैसी इनकम भी है जो आपसे गलती से रह जाती है। जैसे हमने शुरू में जिक्र किया था कि भाई आपसे आपकी कोई इंटरेस्ट, एफडीआर का इंटरेस्ट है आपसे रह गया, कोई म्यूचुअल फंड का सेल परचेज है आपसे रह गया जिसमें टीडीएस नहीं कटा, लेकिन वो भी क्योंकि रिपोर्ट होता है तो इसलिए आपको रिटर्न भरने के लिए, रिटर्न भरने से पहले हमारे एक गलती और भी करते हैं कि 31 जुलाई अगर लास्ट डेट है तो हम 30 जुलाई तक तो आंखें बंद करके सोते रहते हैं, फिर 31 जुलाई को जागेंगे और फटाफट रिटर्न भर देंगे। सर ऐसी गलती ना कीजिए, आपका प्रॉपर टाइम सरकार ने दिया है, आईटीआर फॉर्म आपके नॉम हो चुके हैं, नोटिफाई हो चुके हैं, आप प्रॉपर अपनी एनालिसिस कीजिए, अपनी बैंक की पासबुक को चेक कीजिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को चेक कीजिए और फिर रिटर्न फाइल कीजिए। ये आपको ध्यान रखना है। एक बात और याद रखनी है, मैं हमेशा अपने शो में कहता हूं, इनकम टैक्स रिटर्न भरना एक स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है। सरकार ने आपको एक जिम्मेवारी दी है, भारत के संविधान ने आपको ड्यूटी दी है, आप कैजुअल तरीके इसको ना कीजिए, क्योंकि अगर सरकार की नजरों में आ गए और बाद में नोटिस आया तो पेनल्टी, इंटरेस्ट, बहुत कुछ आपको देना पड़ता है और फिर लोग हमारे पास आते हैं और हमें बड़ा दुख होता है कि छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ गई। ओके सर, एक और चीज, जो इनकम हमारी है ही नहीं, अगर आपके एनुअल स्टेटमेंट में दिख रही है, फिर क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा है और आपको ध्यान होगा कि हमने इस पर कई बार सरकार को बताने की कोशिश की थी, आगाह किया था कि ऐसी मिस्टेक्स हो रही हैं। अच्छी बात यह है कि माननीय वित्त मंत्री जी तक हमारी बात पहुंच गई और इनकम टैक्स विभाग ने ऐसी मिस रिपोर्टिंग या गलत रिपोर्टिंग को लेके एक नया कानून, एक नया यूटिलिटी दे दी है। होता क्या है कि अगर एआईएस पे कोई इनकम आपके पास आ गई है और आपको लगता है कि आपकी इनकम नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि कैसे क्यों हो जाता है। मान लीजिए आपकी एफडीआर है, आपकी वाइफ और आपके नाम से है, या कोई फिक्स डिपॉजिट है, आपके फादर ने आप करवाई और आपका जॉइंट नेम डलवा दिया उसमें, तो बैंक में क्योंकि दोनों पैन होते हैं, अब मान लीजिए 50 लाख की एफडीआर है, उस पर 3 लाख रुपए आपका इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, तो केवल गलती से 3-3 लाख रुपए फादर में भी और सन दोनों में रिपोर्ट हो जाता है। हस्बैंड वाइफ के केस में भी दोनों में रिपोर्ट हो जाता है, जबकि इनकम तो एक में रिपोर्ट होनी चाहिए। 3 लाख का ब्याज है या तो फादर में जाएगा या सन में जाएगा। नियम यह कहता है कि जिसका पहला नाम है उसमें जाना चाहिए, अगर 50-50 है तो 50-50 आना चाहिए। ऐसी जनरली मिस्टेक होती है। प्रॉपर्टी परचेज में मिस्टेक हो जाती है। अगर आप ज्वाइंट बायर या ज्वाइंट सेलर है, मान लो 2 लोगों ने प्रॉपर्टी बेची जो ज्वाइंट ओनर थे और खरीदने वाले भी आप 2 हैं, हस्बैंड वाइफ हैं या ब्रदर सिस्टर हैं या भाई भाई है, तो भी जनरली हमने देखा कि पूरी अमाउंट रिपोर्ट हो जाती है।
तो अब आपको एआईएस में सरकार ने यूटिलिटी दे दी है। उसमें क्या कहा है कि भाई आप, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन लगता है कि दैट डजंट पर्टेन टू यू, और अगर ये पार्टली करेक्ट है, पार्टली इनकरेक्ट है, या बिल्कुल इनकरेक्ट है, वो तीन ऑप्शन आपको दे रखी है, तो आप उसको क्लिक कर दीजिए कि साहब ये इन्फॉर्मेशन मेरे से पर्टेन नहीं करती है, या ये पार्टली गलत है या पार्टली सही है, और आप उसका एक रीजन भेज दीजिए। अब ये अच्छा काम ये किया है सरकार ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने, कि वो इन्फॉर्मेशन वापस उसके पास जाएगी। मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड खरीदे 5 लाख रुपए के, और गलती से रिपोर्टर ने उसको 50 लाख कर दिया। आपने खरीदे तो 5 लाख के थे, अब वो गलती से चढ़ाने वाले ने, जिसने रिपोर्ट किया डिपार्टमेंट को, 50 लाख कर दिया। तो आप तो फंस गए कि हम लिए तो 5 लाख के और डिपार्टमेंट कह रहा है 50 लाख। तो फिर आप लिखोगे पार्टली करेक्ट, यानी मेरा 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 50 लाख की नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन बाकी उसके पास जाएगी जिसने वो इन्फॉर्मेशन अपलोड की थी, और फिर उसको करेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। और आपके पास नोटिस जब तक नहीं आएगा, जब तक उसका एक सॉल्यूशन सरकार के पास में नहीं आ गया है। तो ये अच्छी बात है। परंतु आपको मैंने बताया ना कि अगर कोई है तो पहले आपको एआईएस देखना तो आना चाहिए। लोग देखते ही नहीं है, लोग इतना कष्ट ही नहीं करते हैं। ओके सर, बहुत केसेस में होता क्या है कि लोगों अगर बहुत सारी कहीं कुछ इनकम, अगर आप एक्स्ट्रा इनकम भी कर रहे हैं, कोई फ्रीलांस काम कर रहे हैं, वहां पर बिना टीडीएस काटे ही आपको पैसे दे देते हैं। ऐसे में उनको क्या करना चाहिए, एक एम्प्लॉय के तौर पे या एक फ्रीलांसर के तौर पर क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? देखिए, अगर आपके पास में कोई भी इनकम आ रही है, फ्रीलांसिंग की आ रही है, जैसे आजकल कहते हैं ना, मूनलाइट जॉब कहते हैं कि भाई लोग ओवर टाइम काम कर रहे हैं, या बाहर बिल्कुल। कोई काम कर लेते हैं, या एनालिसिस उस पर काम कर लेते हैं। तो सर आजकल छुपाना बेकार है। हाँ, सरकार ने आपको एक बात, एक फैसिलिटी दी है कि भाई अगर आपने कोई काम किया, उसमें आपके कोई खर्चे हैं, तो आप उन खर्चा का डिडक्शन क्लेम कीजिए। इसमें कोई मनाही नहीं है। प्रोफेशनल इनकम आप कमा रहे हैं, आपके जो जेन्युइन एक्सपेंडिचर है वो आपको मिलते हैं, आपके ट्रैवलिंग के खर्चे मिलते हैं, आपके घर में आपने कर रखा है तो आपने जो वहाँ पे खर्चा कर रखा है, आपने कोई स्टूडियो बना रखा है, आपने कोई डेस्क ले रखा है, आपने कोई कंप्यूटर ले रखा है, तो उसके खर्चे आप क्लेम करके, और नेट इनकम पे आपको टैक्स देना चाहिए और देना पड़ता है। अगर आप नहीं देंगे तो इन्फॉर्मेशन के पास में, अगर एम्प्लॉयर से जिसने पैसे दिए हैं उससे इंफॉर्मेशन आ गई है, तो फिर आपको क्योंकि आपने इसको छुपा लिया है, आपने मिस रिपोर्टिंग की है, तो मिस रिपोर्टिंग की जो पेनल्टी है वो बहुत ज्यादा है। 200% तक पेनल्टी सरकार आपसे चार्ज कर सकती है। तो ये ध्यान रखना है कि आपके जो भी इनकम आए, चाहे फ्रीलांसिंग से आए, उसको भी आप अपने एक प्रॉपर सोर्स पे, प्रॉपर हेड पे दिखाइए। ओके सर, आमतौर पे होता है किसी फाइनेंशियल ईयर में अगर किसी व्यक्ति ने घर अपना बेचा तो उसकी इनकम वो कैलकुलेट करके नहीं दिखाता, क्या वो भी एनुअल इनकम स्टेटमेंट में आएगी? अगर इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे उन्हें ऊपर के प्राइसेस पे बेचे हैं तो वो उसका कैलकुलेशन कैसे होता होगा, वो कैसे उनकी इनकम में जुड़ता होगा? देखिए, ये जो आपने मुद्दा उठाया है ना, ये बहुत लोगों की परेशानी है। और विशेषकर जो जुलाई 2024 में बजट आया था, जब मानिए जब एनडीए 3 की सरकार आई थी, आपको पता होगा जिस साल इलेक्शन होते हैं उसमें 2 बजट आते हैं, एक फरवरी में आता है, एक जुलाई में आता है। और माननीय वित्त मंत्री जी ने कैपिटल गेन के नियम को बिल्कुल चेंज कर दिया था, जहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 20 से 12.5 कर दिया था। बाद में एक अमेंडमेंट की थी कि भाई अगर 23 जुलाई 2024 से पहले की प्रॉपर्टी है और आपने बाद में बेची है, तो 12.5 या 20% पे आप टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए, और जो ज्यादा है तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए। अब आपका जो सवाल है कि मान लीजिए किसी ने कैपिटल गेन, आपका प्रॉपर्टी में आपने प्रॉपर्टी बेची फाइनेंशियल ईयर 25-26, मार्च 2026 से पहले आपने प्रॉपर्टी बेची, तो आपको कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना है? अगर वो प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले परचेज आपने की थी, तो आपका ऑप्शन है, आप इंडेक्स लगा के भी कर लीजिए, बिना इंडेक्स भी कर लीजिए। और जो टैक्स कम है, बिना इंडेक्स से कम है या विदाउट या इंडेक्स के साथ कम है, वो आप दे दीजिए, एक्सेस को आप इग्नोर कर लीजिए। लेकिन समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है सेक्शन 54 और 54F को लेके। आपको पता होगा, आपने एक रेजिडेंशियल हाउस बेचा, आप दूसरा रेजिडेंशियल हाउस खरीद सकते हो या बना सकते हो, और सरकार ने कहा है उसके लिए आपको 2 साल का टाइम मिलता है कि 2 साल तक या तो आप खरीद लो या 3 साल तक बना लो। अब रिटर्न भरने का टाइम तो 31 जुलाई 2026, और मैंने मान लीजिए मार्च 2026 में कोई प्रॉपर्टी बेची, तो मैं मार्च 28 तक परचेज कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूं? तो आपको ध्यान रखना है, और लोग अक्सर ये गलती करते हैं। वो क्या करेंगे कि मान लीजिए आपने किसी का फ्लैट बुक करवा दिया बिल्डर के साथ में, आपने बेचा तो 1 करोड़ रुपए का, 10 लाख का बयाना दे दिया या अलॉटमेंट नहीं दे दिया, तो बाकी 90 लाख रुपए 31 जुलाई 2026 से पहले आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डालने पड़ेंगे। लोग नहीं डालते हैं, डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, ये सोच के हम तो मकान खरीद ही लेंगे ना। तो सरकार को कैसे पता चलेगा भाई? तो 31 जुलाई 2026 आपकी कट ऑफ डेट है। अगर आपने कैपिटल गेन से
कि छूट क्लेम करनी है 54 में या 54F में। बहुत सारे लोग आजकल शेयर्स बेच के, मान लो आपने शेयर्स बेचा, आपको वहां से ही पैसा आ गया, कहीं और आपने कोई असेट बेची और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, तब भी आप मकान फ्लैट खरीद सकते हैं। कमर्शियल नहीं, रेजिडेंशियल। तो रेजिडेंशियल खरीदना है तो 31 जुलाई 26 से पहले खरीद लोगे तो डिडक्शन पूरी मिल जाएगी। 31 जुलाई 26 तक नहीं खरीद पाओगे तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डालो पैसा। और एक बात याद रखनी है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम सेविंग अकाउंट भी होता है, एफडीआर भी बनती है। आपको बैंक बकायदा उस पर ब्याज देता है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। आप एफडी करवा लीजिए 2 साल की, जब खरीदो तो तुड़वा लेना, आपको बैंक बैंक ब्याज देगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ओके सर, एक सवाल और, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज जो होते हैं वो एक तो अपने घर में भी रहते हैं और रेंटल भी क्लेम कर लेते हैं, और ये कहते हैं कि मैं बहुत दूर रह रहा हूँ, महानगर है तो आसपास हमने किराए पे घर ले रखा है, और वो रेंटल भी क्लेम कर लेते हैं। तो क्या ये सही तरीका है? क्या ये ऐसा हो सकता है क्या नियम के हिसाब से? देखिए, नियम में परिवर्तन है। पहले था कि अगर आपके पास में घर है और आप उसमें नहीं रह रहे हैं और कहीं और रह रहे हैं, और विशेषकर जो डॉक्टर्स हुआ करते थे और जो प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी कैंपस में रहा करते थे, तो आपको रीजन बताना पड़ता था कि भाई मैं अपना घर छोड़ के यहाँ पे क्यों रह रहा हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले बजट में इस नियम को चेंज कर दिया। आपको नियम बताने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं क्यों रह रहा हूं। और आपको पता होगा 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भी आपके पास आप रख सकते हो। सवाल ये नहीं है कि आप उस मकान में नहीं रह सकते या रेंटर में नहीं रह सकते, लेकिन सवाल ये है कि आप रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। लोग क्या करते हैं कि बोगस एचआरए क्लेम करने के लिए, एचआरए की बोगस छूट क्लेम करने के लिए रेंटल इनकम की पर्चियां दे देते हैं। वहां रहते नहीं है लेकिन रेंट की पर्ची दे देते हैं। और आज को पता होगा कि जो आपका मोबाइल फोन है वो आपकी लोकेशन बताता है कि आप रात को कहाँ थे, आपकी फैमिली कहाँ पर रहती है। तो आप ये चक्कर में ना रहिए कि भाई क्या पता चलेगा मैं कहाँ रहता हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपकी लोकेशन पता है सबको। देखिए, आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चों के अगर मोबाइल शाम को एक जगह हैं उनकी लोकेशन, तो आप एक परिवार हैं, तो आप वहीं तो रह रहे हैं ना, इसका मतलब। तो आप ये बस सोचिए कि सरकार को नहीं पता, सब पता है। बिग बॉस सब देख रहा है आज की डेट में, पूरे कैमरे 360 डिग्री के लगे हुए हैं। तो इसलिए इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। और आपको पता होगा बहुत सारे लोगों ने पिछले दिनों बड़ी रेड्स हुई इनकम टैक्स की, लोगों ने गलत छूट क्लेम की, डोनेशन की पर्चियां, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन की पर्चियां फर्जी देके वो क्लेम ले लिए, उन सबको नोटिस आ गए, सबको पेनल्टी, ब्याज सब कुछ देना पड़ रहा है। तो इसलिए आप अपनी टैक्स प्लानिंग कीजिए, आप प्रॉपर टैक्स प्लानिंग कीजिए। टैक्स प्लानिंग अगर लॉ के अंदर है, सरकार कहती है बहुत अच्छी बात है। टैक्स इवेजन करोगे तो फिर सरकार आपको नहीं छोड़ेगी। ओके सर, आखिरी सवाल, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपसे। बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो आप किसी इनकम को जनरेट करने के लिए आपको करना पड़ता है, जैसे ट्रैवल हुआ, आपको बहुत बार होते हैं कि क्लोथिंग अलाउंस टाइप की चीजें हो गई, इंटरनेट के खर्चे हो गए, आपको अपने साथ किसी को ले गए, उस तरह के खर्चे आप साथ में करते हैं, होटल एक्सपेंसेस हो गए। भले ही आप एम्प्लॉय हैं लेकिन कहीं जा रहे हैं तो इस तरह के खर्च भी करते हैं, फिर वो आपको इनकम मिलती है। ऐसे खर्चे भी क्या आप अलग से दिखा सकते हैं क्या रिटर्न फाइलिंग के दौरान? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखा सकते। देखिए, आपको 2 बातों में ध्यान रखना पड़ेगा। एक होते हैं अलाउंसेस, एक होते हैं रीइंबर्समेंट। अगर आपको आपके एम्प्लॉयर ने रीइंबर्समेंट दिया, आपको ऑफिस के काम से भेजा, आपको अहमदाबाद भेजा, आपको कलकत्ता भेजा, आपको होटल के सारे खर्चे, टिकट के पैसे दिए, वो रीइंबर्समेंट, आप वाउचर देते हैं, आपको रीइंबर्समेंट मिल जाता है। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको 5,000 रुपये कन्वेंस अलाउंस दे दिया हर महीने टू एंड फ्रो करने का, कि आप घर से आते हैं और आपको हम कन्वेंस अलाउंस दे रहे हैं, या आपको ड्रेस, आप मान लो काम करते हैं, एज ए एंकर काम करते हैं, आपको कहा कि 10,000 रुपये आपको अपने ड्रेस अलाउंस दे दिया, सर वो फुल्ली टैक्सेबल है। चाहे 10,000 के बदले आप 15,000 रुपये खर्च करते हो अपनी ड्रेस में, चाहे कन्वेंस अलाउंस में 5,000 के बदले आपको हो सकता है 8,000 रुपये खर्चा होता हो। क्यों? सरकार कहती है हमने आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रखी है 75,000 की। वो 75,000 क्या है? आपके डे टू डे खर्चे के लिए ही तो है। इसका मतलब अलाउंसेस आर फुल्ली टैक्सेबल, उसमें कोई, हाँ, इस बजट में, इस रूल्स 2026 में सरकार ने पुराने रिजीम वालों की बल्ले बल्ले कर दी है। क्या कह दिया है कि अगर आप पुराने रिजीम में रहते हैं तो एजुकेशन अलाउंस जो पहले 100 रुपये हुआ करता था, उसको बढ़ा के 3,000 रुपये पर चाइल्ड पर मंथ कर दिया। यानी एक बच्चे का 36,000 रुपये, 2 बच्चों का 72,000 रुपये आपको अलाउंस मिलेगा, वो एग्जेम्प्ट होगा। ऐसे ही अगर आपका बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है
तो आपको 9,000 रुपए पर चाइल्ड पर स्टूडेंट मिलेगा, यानी एक बच्चे का 1,08,000, दो बच्चे का 2,16,000 रुपए, 2,16,000 प्लस 72,000, 2,84,000 की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं हॉस्टल और एजुकेशन अलाउंस में 1 अप्रैल 2026 के बाद। लेकिन ये फायदा नए डिजी वालों के लिए नहीं है, ये ओल्ड डिजी वालों के लिए। ओके, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, हालांकि और भी लंबी चर्चा हो सकती थी, लेकिन आप भी एक लिमिट है एक समय में एक साथ इतने सारे मुद्दों पे चर्चा करने की, लेकिन आपने बेहतरीन तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से जो आम लोगों की भाषा होती है उस भाषा में आपने लोगों को समझाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। थैंक यू सो मच। और इसी उम्मीद के साथ आपको विदा करेंगे कि फिर से अगले एपिसोड में जरूर मिलेंगे और आप लोगों को जरूर गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए, टैक्स की पाठशाला आपको पसंद आई होगी। रिटर्न फाइलिंग का सीजन है और ऐसे में इन मुद्दों को समझना जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं मुद्दों को और ऐसे ही मुद्दों को अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म बिजनेस 24 टीवी के साथ बने रहिएगा। नमस्कार।